जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और आज इन डेप्थ में देखेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम जिसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज़ नहीं हो रही है। और शायद इंडिया के लिए यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है केमिकल फ्री कल्टीवेशन या क्रॉपिंग या फार्मिंग करने के लिए। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है रोहित कुमार बीयू के नाम से। मैं इसलिए फॉलो करने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो वहाँ पे सबसे पहले अपडेट करता हूँ। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे रोहिलॉगी टाइप करें और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर योर अपडेट्स। चलिए बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस मिलेंगे आपको जिसमें ये बिजनेस लाइन जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसने ये मेंशन किया है। ये कुछ महीने पहले की बात है, 21 जनवरी 2020 की बात है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग गुड फॉर सॉइल बट मे लीव इंडिया हंग्री, स्टडी में ये पता चला है। उसके बाद अगर आप बात करें यूएन का जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जिक्र मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, इवन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो मेजर पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको आप नोट डाउन कर लें। देखिए फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 2019 जुलाई 23 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने पीआईबी के थ्रू नोटिफाई किया था, पब्लिक को ये बताया था कि ये पद्धति जो है वो इंडिया एडॉप्ट भी करना चाह रही है और बहुत सारे इसके पॉजिटिव फायदे भी हैं इंडिया के लिए। चलिए अब बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले ये जो नाम सजेस्ट कर रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है। तो कॉस्ट कैसे नहीं लग रहा है ये भी थोड़ा सा जान लें। सबसे पहले ये क्या है, एक केमिकल फ्री फार्मिंग है जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड या कोई भी केमिकल यूज नहीं हो रहा है। चलिए तो ये जीरो कैसे हो रहा है। देखिए जब भी फार्मिंग होती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो उसमें इंटरक्रॉपिंग की जाती है। जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इंटरक्रॉपिंग को अच्छे से जानते हैं। बाकी अदर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक साथ दो क्रॉप लिया जाता है, अलग अलग क्रॉप्स लिए जाते हैं। इन केस हो सकता है अगर राइस लिए या पैडी लिए, राइस को ही पैडी बोलते हैं, तो अगर पैडी लिए हैं या वीट लिए हैं जो कि मोनोकॉट है, और इसके बीच में इंटर रोज के बीच में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस भी फिक्स होती है। इसमें एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे हम कोई अदर क्रॉप्स लगा देते हैं। अदर क्रॉप्स कहने का मतलब है कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगा दें। तो होता क्या है कि दोनों में बैलेंस बन जाता है। तो इंटरक्रॉपिंग से क्या हो रहा है, इसका जो फाइनली जो बजट है, जो आउटकम है वो जीरो हो जा रहा है। आउटकम यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो इनपुट कॉस्ट है उसकी फाइनली जो है वो जीरो हो रही है। इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इंडिया में तवज्जो कब मिला, मतलब प्रोमिनेंस कब मिला, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2019 के बजट स्पीच में इसको मेंशन किया और उन्होंने बोला कि ये एक सोर्स हो सकता है डबलिंग द फार्मर्स इनकम। और ये टारगेट कब का है, 2022 का है। अब ये बात करें कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किसने किया। देखिए एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्योंकि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सुभाष पालेकर इसके फादर हैं जो पद्मश्री अवार्डेड भी हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। ये मिला है इनको 2016 में। ये पद्धति इन्होंने मिड 1990s के आसपास लाया था और उन्होंने यह बोला था ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ये ग्रीन रेवोल्यूशंस का जो मेथड है उसका अल्टरनेटिव है। उसमें क्या था कि हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे थे। अब उन्होंने इस चीज़ को जब इंट्रोड्यूस किया है तो इसके पक्ष में कुछ पॉइंट्स रखे हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। उन्होंने बोला
कि लाखों ऐसे इंडियन किसान हैं, ऐसे इंडियन फार्मर्स हैं जो इस टेक्निक को अडॉप्ट कर रहे हैं, इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं और फार्मिंग कर रहे हैं डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में एंड सॉइल टाइप्स में। अलग अलग सॉइल टाइप में भी यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी यूज़ कर रहे हैं। इस खेती को करने के लिए कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला है इसके पक्ष में कि अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटा होता है, जो उसके मल होते हैं, वो जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उससे 7 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन इसके एक्सक्रीटा में प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉइल में जो नाइट्रोजन नेचुरली प्रेजेंट है उससे 7 गुना ज़्यादा अर्थवर्म के एक्सक्रीटा में प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट उन्होंने बोला कि ये जो फार्मिंग सिस्टम है ये किसान को लोन लेने से भी बचा सकती है और उनको सुसाइड करने से भी बचा सकती है, और ये जो है वो खेती को प्रॉफिटेबल भी बनाएगा और सस्टेनेबल भी बनाएगा। ये मेजर पॉइंट्स उन्होंने रखा इसको इंट्रोड्यूस करने टाइम। अब देखिए ये जो मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग में कि एफएओ के अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का आपको जिक्र मिलेगा। उसमें एक पीडीएफ दी हुई है इस बेसिस पे और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल उसमें दिया हुआ है। वहाँ से मैंने एज यूजुअल कॉन्टेक्स्ट को उठाया है और आपको हाईलाइट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेन जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो 4 पिलर है ये है, जिसमें से पहला मैं आपको बता रहा हूँ ये है जीवामित्र, जिसको बोलते हैं जीवामृत। जीवामृत के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। जीवामृत जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में यूज़ होता है और ये क्या टेक्निक है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये पूरा मेथड मैं बताऊंगा। अगर इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आगे इसको टाइप ही किया हूँ और मैं आपको पूरा उसको क्लियर कट बताऊंगा। एक फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर प्रोसेस है जो ड्यूरिंग द 48 आवर्स फर्मेंटेशन प्रोसेस, कहने का मतलब ये एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है 48 घंटे के अंदर ही। क्या है ये? फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि डिफरेंट तरह तरह की चीज़ इसमें ऐड किए जाते हैं। टोटली 5 कंपोनेंट्स हैं इसके, वो भी आगे देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले 3 साल तक ये जीवामृत डालने की आवश्यकता है। उसके बाद जो सॉइल जो है वो जो पूरा सिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएगा। देखिए मैंने आपको बोला कि मैं इसके पूरे मेथड्स को बताऊंगा कैसे हम लोग बनाते हैं जीवामृत। हो सकता है कि ये फोटो आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, बट मैं बस एक माइंड में माइंडसेट हो जाए कि इसके 6 जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, वो माइंडसेट हो जाए, इसलिए मैंने इसको दिखाया है। सबसे पहला है सॉइल लेना है, दूसरा है वाटर, तीसरा है काउ डंग, चौथा है काउ यूरिन और 5वां है पल्स फ्लोर, कोई भी दाल का आटा ले लेना है। उसके बाद जैगरी समझ रहे हैं, गुड़ का होता है जिसको जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं जैगरी। तो ये है। उसके बाद ये करता क्या है, इट हेल्प्स इन द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड ऑल्सो कैटालाइजिंग द माइक्रोबियल एक्टिविटीज ऑफ द सॉइल। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब बात करें कि जीवामृत प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखिए इस मेथड को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड्स हैं। 200 लीटर पानी लेने के बाद ये जो 5 कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट है। पानी को लेकर 6 कंपोनेंट हो जा रहे हैं। पहला जो है फ्रेश देसी काउ डंग 10 से 15 केजी लेना है। जैसा कि जो इंडियन काउ होते हैं वो ऑन एन एवरेज 10 से 11 केजी, इवन 12 केजी भी आप बोल सकते हैं, 10 से 12 केजी ऑन एन एवरेज डेली उन लोग काउ डंग देते हैं, मतलब डेली इतना गोबर देते हैं, जो 1 एकड़ ज़मीन के लिए काफ़ी है। उसके बाद अगर भैंस की बात करें तो हमको लगता है या आई थिंक ये जो डाटा है वो 13 केजी के आसपास ऑन एन एवरेज 13 से 14 केजी भैंस जो होती है वो देती है। तो दोनों को मिक्सअप करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है गौमूत्र। दूसरा कंपोनेंट जो है वो गौमूत्र है, 5 लीटर लेते हैं। तो
थोड़ा सा मैं ये पॉइंट बताऊं कि देसी काऊ का अगर डंग लें तो वो जितना ताज़ा हो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कहा जाता है इसमें ऑलमोस्ट 72 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो सॉइल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। उसके बाद गौमूत्र जितना ज़्यादा पुराना हो उतना बेटर होता है। एनी पल्स फ्लोर कहने का मतलब है कि आप कोई बेसन भी ले सकते हैं, ये 2 कोजी ले लिए। उसके बाद जैगरी, ब्लैक प्रीफर करते हैं, जो काला जैगरी होता है, मतलब कि जिसको रावा बोलते हैं। और एनी फ्रूट पल्प, अगर फ्रूट पल्प में आप हो सकता है कि 2 केजी आप पपीता ले लें तो ये ले सकते हैं। उसके बाद हैंडफुल ऑफ सॉइल, सॉइल आपको कहाँ का लेना है, कोई बंड का लेना है जहाँ पे बंड बने हुए हों, या जहाँ पे आप एक्चुअल में इस जीवामृत को डालना चाह रहे हैं वहाँ की सॉइल को उठा कर ले आएँ तो वो ज़्यादा काम करेगा। अब देखिए ये सॉइल लेने के पीछे क्या रीज़न है कि ये क्या करता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है, तो इसलिए इसको मिक्स किया जाता है। हाउ टू प्रिपेयर जीवामृत, ये मैंने इस मेथड को बताया, मगर ये उस पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। सेम चीज़ को मैंने वहाँ पे टाइप करके लिखा है और मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दूसरा कंपोनेंट जो है इसका है वो बीजामृत है। देखिए ये दोनों स्पेलिंग प्रिवेल करता है, बीजामृत या बीजामृता बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर सीड्स, कहने का मतलब जो सीड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जनरली, अगर केमिकल्स की यूज़ करें तो थीरम वगैरह से यूज़ करते हैं, जो कि थीरम अभी बैन हो चुका है। तो बीजामृत बनाया जाता है कैसे, उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, लोकल काउडंग यूज़ किया जाता है, पावरफुल नेचुरल फंजीसाइड यूज़ करते हैं, काउ यूरिन यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल लिक्विड यूज़ करते हैं, लाइम यूज़ करते हैं और सॉइल यूज़ करते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, सीड कोटिंग कर दीजिए, आप कोटिंग कर दीजिए उनको। उसके बाद लेगुना सीड्स के लिए क्या है कि जस्ट उसको डीप कीजिए अंदर और बस उसको निकाल कर ड्राई होने दीजिए। चलिए जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आच्छादना। आच्छादना बोलते हैं इसमें मल्चिंग को। अकॉर्डिंग टू पालेकर मल्चिंग जो है वो 3 तरह के होते हैं, सॉइल मल्चिंग, स्ट्रॉ मल्चिंग, लाइव मल्चिंग। तो सॉइल मल्चिंग में क्या होता है कि हम लोग टॉप सॉइल्स को मल्च कर देते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, वो बहकर कहीं नहीं जाए। और इसमें क्या करना है कि हम लोग डीप प्लॉइंग को अवॉइड करते हैं, डीप प्लॉइंग को अवॉइड करते हैं। उसके बाद स्ट्रॉ मल्चिंग, स्ट्रॉ मल्चिंग कहने का मतलब है कि जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि जो भी वेस्ट्स होते हैं, प्लांट वेस्ट होते हैं या क्रॉप वेस्ट होते हैं, उसको हम लोग कंपोस्टिंग के लिए डाल देते हैं। मगर इस केस में क्या होता है कि जो भी पत्ते गिरे हुए हैं या स्ट्रॉ हैं उसको हम लोग मल्चिंग के रूप में यूज़ कर देते हैं। और स्ट्रॉ मल्चिंग में जो यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब पहले जो क्रॉप लगाए हों उसके जो ड्राइड बायोमासेस होते हैं उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद ये ह्यूमस फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और सॉयल बायोटा को भी मेंटेन करता है। उसके बाद चलिए बात करते हैं लाइव मल्चिंग की। इसमें क्या होता है कि हम लोग सिम्बायोटिक इंटरक्रॉप्स एंड मिक्स्ड क्रॉप्स, कहने का मतलब है कि हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं इसमें, किसमें, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जिसकी बात हो रही है। तो इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं कि मैंने जैसा बताया कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को लगा देते हैं अलग अलग रो में। तो ये भी क्या होता है कि पोटास, सल्फर और फॉस्फेट ये सब चीज़ सॉइल से मिल जाती है, इसको सप्लाई मिल जाता है। उसके बाद जो इसका चौथा कंपोनेंट है वो है वपासा, जिसको बोलते हैं मॉइस्चर। इसमें क्या होता है कि इनका कहना है अकॉर्डिंग टू द पालेकर कि प्लांट्स जो लेता है वाटर, वो वाटर वेपर के रूप में लेता है, जिसमें एयर्स भी होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होता है। मतलब एयर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और वो दोनों प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो नोट करने लायक पॉइंट है, इसमें क्या होता है, कंटूर्स एंड बंड्स बनाते हैं, लोकल स्पेसीज यूज़ करना है। कहने का मतलब है कि अर्थवर्म जो है वो लोकल यूज़ करना है, अलग से यूज़ नहीं करना है। उसके बाद लोकल यहाँ पे कहने का मतलब है कि वहीं का यूज़ करना है,
और उसमें कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो कंपोस्ट कहीं और पे तैयार हुआ है और सॉइल में कहीं और के सॉइल में एप्लीकेशन हो रहा है। उसके बाद काउडंग, काउडंग जो यूज़ करना है वो देसी गाय का यूज़ करना है जो बॉस इंडिकस का हो। देसी गाय का जो साइंटिफिक नेम है वो बॉस इंडिकस है, जिसको हम्ड काउ बोलते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करने चाहिए। अबाउट 200 लीटर्स ऑफ जीवामृत इज स्प्रेड ट्वाइस अ मंथ। एक महीना में 2 बार 200 लीटर जीवामृत छिटकना है आपको। कितने में? 1 एकड़ में। आफ्टर 3 years द सिस्टम इज सपोज टू बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। उन्होंने जो बताया कि 3 साल बाद जो होगा वो सॉइल जो होगा वो सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएगा, मतलब अलग से फिर कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ मिक्सचर कॉल्ड बीजामृत, इसको यूज किया जाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसको मिक्स करके नीम लीव्स, पल्प, टोबैको और ग्रीन चिलीज, ये सब चीज़ को यूज़ किया जा सकता है एज एन इंसेक्टिसाइड। फिर आच्छादना, जिसको मल्चिंग बोलते हैं, मल्चिंग इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के मल्चिंग होते हैं, मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब थोड़ा सा ये जाने क्वेश्चन बेसिस पे कि होता क्या है कि मन में कुछ कुछ क्वेश्चन उठते हैं। तो व्हाट आर द यूजेज ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के क्या यूजेज हैं, ये थोड़ा सा जाने। देखिए सबसे पहले ये क्या है कि ये तो सबसे पहले किसान के पॉकेट से कुछ जाने नहीं देता, इसीलिए इसको कहा गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। दूसरा जो है सॉइल एरेशन को बढ़ाता है। मिनिमल वाटरिंग कहने का मतलब है कि एक्सटेंसिव इरिगेशन अवॉइड कराता है। इंटरक्रॉपिंग आपको करना है, इंटरक्रॉपिंग भी इसके थ्रू प्रमोट किया जा सकता है। बंड्स बनते हैं, टॉप सॉइल का मल्चिंग होता है, और इसमें हम लोग क्या अवॉइड करते हैं, इंटेंसिव इरिगेशन एंड डीप प्लॉइंग, इसको अवॉइड करना है, इसको प्रमोट नहीं करती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या इसमें वर्मी कंपोस्टिंग का कोई यूज है। एक वीडियो यहाँ पे रन हो रहा होगा, उसमें आप देख रहे होंगे कि ये सुभाष पालेकर सर हैं जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे लेक्चर दे रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं। बहुत ही इनोवेटिव पर्सन है और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अगर काम हो रहा है इस पे तो वो हो रहा है आंध्र प्रदेश में। इसलिए मैंने पिछले क्विज़ में पूछा भी था, पिछला वीक का जो मैंने करंट अफेयर्स डाला था, पिछले के पिछले वीक का जो करंट अफेयर डाला था उसमें मैंने पूछा भी था कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो 2024 तक बोली है कि पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे उतर जाएगी, तो वो है आंध्र प्रदेश। इसमें कोई भी वर्मी कंपोस्टिंग का यूज़ नहीं होता और ये वर्मी कंपोस्ट को प्रमोट भी नहीं करती है। जब मैंने सुभाष पालेकर सर की वीडियो देखी तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये साइंटिफिकली सही भी है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी घने जंगल में चले जाइए, वहाँ पे आप देखिएगा जितने भी जामुन के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं या कोई भी फल फ्रूट लगा हुआ है वो पूरे हरे भरे हैं और उसके कोई भी फॉरेस्ट का कोई भी प्लांट का कोई भी एक पत्ता आप तोड़ कर ले आइए और दुनिया के किसी भी लेबोरेटरी में लेकर जाइए, आपको उस पत्ते में कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी। ये शो करता है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल इन नेचर, हर एक चीज़ नेचर में अवेलेबल है, बस हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्लांट को ग्रो करने के लिए 3 मेजर चीज़ों की ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए 3 मेजर चीज़ों की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो उसको इन्हीं 3 चीज़ों से मिलता है। पहला तो है एयर, दूसरा है वाटर और तीसरा है सनलाइट। ये तीनों मिलकर प्लांट के जितने कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट 98.5% बनाते हैं। ये तीनों मिलकर 98.5% तक का कंपोनेंट जो है प्लांट का वो ये तीनों मिलकर बनाते हैं, एयर, वाटर और सनलाइट। एयर फ्री में अवेलेबल है,
कोई बिल नहीं भेजता है। वाटर जो है फ्री में अवेलेबल है, कोई वाटर का बिल नहीं आता। सनलाइट जो है वो नहीं बोलते कि हम आपको नहीं देंगे, आपने बिल नहीं भरा है। तो ये तीनों चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, ये तीनों चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। उसके बाद 1.5% के लिए इतना हम लोग मरते हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम क्या करें कि ये जो 1.5% जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या बाकी चीज़ें जो भी चाहिए, या जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, माइनर मेजर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो 1.5% हमको चाहिए, वो भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ जीवामृत से। तो आपको किसी भी तरह से किसी और केमिकल्स पे या किसी भी केमिकल्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा ये बात करें कि फार्मर्स का इनकम इससे कैसे बढ़ सकता है और फार्मर्स इसको क्यों अडॉप्ट करें। जैसा कि मैंने बताया, जो नाम सजेस्ट करता है जीरो बजट फार्मिंग, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं हो रहा है, और इसमें यूज़ क्या करना है, ये प्रमोट करता है इंडियन लोकल ब्रीड्स को। कहा जाता है कि अगर आपके पास एक बॉस इंडिकस जो देसी गाय होता है, उसको यूज करके आप ऑलमोस्ट 30 एकड़ में खेती कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऑन एन एवरेज एक गाय जो है वो 10 से 12 केजी देती है, और 200 लीटर वाला जीवामृत बनाने के लिए 10 केजी काउडंग की, 10 से 15 केजी काउडंग की आवश्यकता है। तो आपको डेली इतना एक गाय देती है। तो एक गाय रखने से आप 30 एकड़ लैंड में आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसान इरिगेशन देता है तो वो पूरे साल में ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया कमा सकता है। उसके बाद अगर वो इरिगेशन नहीं देता है तो 1.5 लाख रुपया कमा सकता है। और ये जो है वो सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के लिए सुटेबल है, और किसी भी क्रॉप्स के लिए सुटेबल है, हर एक सॉइल टाइप के लिए सुटेबल है। किसान को किसी तरह का लोन भी ले लेना है, वो सुसाइड भी नहीं करेगा, और ये किसानों के माइग्रेशन को भी रोकेगा। क्योंकि किसान माइग्रेट करते हैं, वो अपने नीड को पूरा नहीं कर पाते हैं, या उनको क्रॉपिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए लोन लेना पड़ता है, या उसको पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। अब बात करें इसके क्रिटिसिज्म की। देखिए, कोई भी मेजर टॉपिक होता है तो उस पर कोई ना कोई लोग क्रिटिसिज्म करते ही हैं, और ऑब्वियस ही बात है, किसी भी टॉपिक की अगर क्रिटिसिज्म नहीं हो तो उसके आंकड़े या उसके प्रोज एंड कॉन्स बाहर निकल कर नहीं आते हैं। तो देखते हैं इसके क्या क्रिटिसिज्म है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ने क्या बोला है कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और ये वैलिडेशन जो है इसका वो साइंटिफिक नहीं है। उसके बाद लोकल काउ ब्रीड को मेंटेन करना ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू जो करेंटली उन लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर किसान इसको प्रोड्यूस भी कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए ज़्यादा हर्डल होगा, और उनको ज़्यादा परेशानी होगी, डिफ़िकल्टीज होगी ऑर्गेनिक ब्रांड्स लेने में। तो ये इस टॉपिक के क्रिटिसिज्म थे जो आपको जानने चाहिए, और मैंने ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अपडेट से आप जुड़े रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।